यस स्टूडेंट, जे केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट नाइजर सीरीज में होल फिजिकल केमिस्ट्री रिवीजन लेके आ चुके हैं। बहुत से बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री से डर लग रहा था, तो फिजिकल केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक ही वीडियो में आपके लिए कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन और समथिंग लास्ट ईयर 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिले। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। पहला आता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला यूज करना पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, और रेट की जो यूनिट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे पता चलता है कि जो आपका ऑर्डर है, ठीक है, रेट डेल्टा सी बाय डेल्टा टी मोल लीटर इनवर्स बाय सेकेंड। क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे यूनिट, तो यूनिट आपको पता होनी चाहिए। यूनिट पता होगी तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो आपको वैल्यू दी है ये रेट की है कि ये किसकी है। एवरेज रेट का फॉर्मूला होता है टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना कंसंट्रेशन ने टोटल चेंज किया और कितना उसको टाइम लगा उसका अमाउंट। आर रेट आपकी इंस्टेंटेनियस में लिमिट टेंस टू जीरो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अब फॉर्मूला पता चल गया, इसको यूज कैसे करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं रेट एक्सप्रेशन का। जनरल एक्सप्रेशन एक ले लिया आपको, ए बी टेंस टू सी प्लस डी। स्मॉल वाला ए बी सी डी है, ये दिए हुए हैं आपको कॉफिशेंट। कैपिटल ए बी सी डी दिए हुए हैं आपको कंपाउंड। रेट रिएक्शन लिखते कैसे, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। रेट लिखी और जो कॉफिशिएंट दिए होते हैं कॉफिशिएंट का रेट से डिवाइड करते हैं और सारी रेट को इक्वल टू लिखते हैं। अगर इस पे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, रेट जैसे ए की वैल्यू आपको 5 दे दी गई, बी की वैल्यू दे दी गई और डी निकालना है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, सबकी वैल्यू ए बी सी डी की लिख के डी की वैल्यू करके इसको इक्वल कर देंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। आगे आता है रेट लॉ। ठीक, रेट लॉ में ए बी सी डी की रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट बनता है। रेट यूनिप्रोपोर्शनल होती है, बॉक्स में ए और एक्स। एक्स क्या होती है, आपकी पावर होती है। इससे पता चलता है कि रेट जो है ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है। रेट इक्वल टू के, जब ये साइन हटता है यूनिप्रोपोर्शनल का तो के कोई कांस्टेंट आ जाता है, और के होता है एक्स वाई आर फाउंड एक्सपेरिमेंटली। के होता है जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है, नोन एज द रेट कांस्टेंट। क्योंकि हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। जो रिएक्शन है उसके ऑर्डर कैसे पता चलते हैं। तो ए बी एक प्रोडक्ट दे दिया, रेट का फॉर्मूला लगा दिया। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए इज एक्स। ए के रिस्पेक्ट पे ए के रिस्पेक्ट पे जो ऑर्डर है वो एक्स है, और बी के रिस्पेक्ट पे जो ऑर्डर है वो वाई है। यानी कि ए का ऑर्डर एक्स है, बी का ऑर्डर वाई है। ओवरऑल ऑर्डर जो आता है वो एक्स और वाई को ऐड करके पता चलता है। ऑलवेज डिटर्मिनेंट एक्सपेरिमेंटली, जो भी एक्सपेरिमेंटली हो उसी को डिटर्मिनाइट करते हैं हमेशा। कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। जो रेट होती है ये हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो और फ्रैक्शनल भी हो सकती है। बात करते हैं रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट के जनरल फॉर्मूला होता है मोल बाय लीटर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। इसका फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसका जनरल फॉर्मूला, क्योंकि जनरल फॉर्मूला अच्छे से पता होगा तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर इनका फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। तो कैसे, अगर आपको जनरल फॉर्मूला पता है और ऑर्डर रिएक्शन आपको जीरो ऑर्डर दी है, तो ऑर्डर जीरो हुआ, ऑर्डर जीरो हुआ तो एन की जगह आप जीरो लिख दोगे, क्योंकि एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। एन की जगह जीरो लिखा तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सेम उसी तरीके आपके लिए जब फर्स्ट ऑर्डर होता है तो ऑर्डर 1 होता है। ऑर्डर 1 हुआ तो एन की जगह 1 रखा, एन की जगह 1 रखा तो सेकंड इनवर्स निकल के आएगा। सेकंड ऑर्डर के लिए एन की जगह 2 रखा और मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स निकल के आया। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको आसानी से याद हो जाएंगे अगर आपको जनरल फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, तो ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। अब आगे बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये तो पूरा आपको यहाँ पे समझा दिया गया कि क्या कैसे आता है, लेकिन मेन आपको याद करने का यहाँ पे फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। और फॉर द गैसियस फेज, जब गैस की बात हो रही हो तो ए की जगह पी नॉट माइनस पी टी इक्वल टू के टी लिख देते हैं। ठीक, पी प्रेशर। और इस जीरो ऑर्डर में मेन इंपॉर्टेंट याद करने का फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ ये यूनिप्रोपोर्शनल होती है 1/k की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए की। ये आपसे कभी कभी पूछ सकता है, तो ये आपको फॉर्मूले दो अच्छे से याद होने चाहिए जीरो ऑर्डर में। बाकी तो ये सब चीज़ें आपको बस जानकारी के लिए दे दी गई, इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये आपको कैसे फाइंड किया है, ये पूरा फॉर्मूला आपको इंटीग्रेट करके बता दिया गया है। मेन इसमें क्या याद करने के लिए, तो आपको याद करने के लिए ये फॉर्मूले, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। ठीक, ए नॉट माइनस एक्स आपको जो वैल्यू दी होती है इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल ये और फाइनल ये। ठीक है,
ये होता है। हाफ टाइप का फॉर्मूला होता है हाफ इक्वल टू 0.693/k। जो हाफ लाइफ होती है वो ए पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ए पर अगर आपसे पूछ लेंगे जो ए है उस पर डिपेंड कौन नहीं करता है, तो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती है। ए क्या है आपका कंसंट्रेशन, ठीक, और के क्या है रेट कांस्टेंट। ये याद होना चाहिए कि ए क्या है और के क्या है। अब nth ऑर्डर की बात करते हैं। nth ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन लास्ट में आपको जो पता होना चाहिए वो केवल इतना पता होना चाहिए, टी हाफ यूनिप्रोपोर्शनल टू 1/a⁻n-1, ठीक। nth ऑर्डर होता है। अब ऑर्डर कैसे, n अगर मान लिया हमने ऑर्डर 0 है, अगर n की जगह 0 लिखा तो n की जगह 0 आएगा, a इनवर्स आएगा, यानी कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a के। अगर n की जगह 1 लिखा तो यहाँ पे 0 आएगा, तो t जो होगा हाफ वो फर्स्ट ऑर्डर में ए पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि 1 पे होगा। अगर 2 लिखा तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 के। इसी तरीके अगर आपसे टी हाफ की वैल्यू थर्ड ऑर्डर के लिए पूछ लिया तो n की जगह 3 लिखी हो गई, तो यहाँ क्या फॉर्मूला बन के आएगा, टी हाफ इनवी प्रोपोर्शनल टू 1/a⁻2। तो ये आपके लिए nth ऑर्डर होता है। ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होगा, तो आपको सबकी टी हाफ लाइफ निकालने में दिक्कत नहीं होगी। अब आती है अर्नस्ट इक्वेशन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका ग्राफ आपको हर साल एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाएगा। इसका ग्राफ IIT JEE नीट सभी में मोस्टली पूछा जाता है। तो अर्नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला और ग्राफ दोनों ही आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल टू a⁻e-EA/RT। लॉग ले लिया तो लॉग लगा के हमारा फॉर्मूला आ गया। लास्ट में log 10k इक्वल टू log 10a-EA/2.303 RT। ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी। लॉग के 10k और 1/t का फॉर्मूला होता है, ग्राफ होता है। ये ग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको अगर केमिकल काइनेटिक के सभी ग्राफ एक ही वीडियो में चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर दें, आपके लिए सारे ग्राफ वो केमिकल काइनेटिक के एक ही वीडियो में ला दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ग्राफ होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के, 0 ऑर्डर के और सेकंड ऑर्डर के, काफ़ी सारे ग्राफ होते हैं। तो आपको सारे ग्राफ एक ही वीडियो में ला दिए जाएंगे। अब आता है सेकंड चैप्टर सोल्यूशन। सोल्यूशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कभी कभी इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अदर चैप्टर में देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेनरी लॉ से। हेनरी लॉ, P इक्वल टू KH.X गैस। P क्या है आपको, प्रेशर ऑफ गैस, KH हेनरी कांस्टेंट होता है, X गैस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जो गैस होती है उसका मोल फ्रैक्शन होता है X गैस, हेनरी हो गया। अब बात आती है राउट लॉ की। राउट लॉ का ये जो आपका होता है, ये आपको डायग्राम दे दिया गया होता है। X से यहाँ T जाता है, 0 से T जाता है, और X भी 0 से 1 आता है। ये आपको डायग्राम है। फॉर वॉलेटाइल लिक्विड, जब लिक्विड वॉलेटाइल होता है तो P इक्वल टू X से PA0 होता है। सिमिलरली फॉर लिक्विड, वॉलेटाइल के लिए फॉर्मूला और लिक्विड के लिए फॉर्मूला बस PA की जगह PB हो जाता है। टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन PT होता है, जो इसका ओवरऑल प्रेशर होता है वो PT होता है। अकॉर्डिंग टू डॉल्टन लॉ, जो एक डॉल्टन थे उन्होंने भी अपना एक लॉ दिया था कि PT इक्वल टू PA प्लस PB। PA और PB क्या होता है, P आपको दिया हुआ X से PA0 प्लस PB XB PB0। तो ये फॉर्मूला टोटल प्रेशर के लिए यूज करते हैं डॉल्टन के लिए। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं राउट लॉ, क्या क्या एप्लीकेशन क्या कैसे होता है फॉर वॉलेटाइल लिक्विड के लिए। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज वेपर प्रेशर एक्स। टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, P इक्वल टू YAP। ये आपको मतलब दिया हुआ है, जैसे ऊपर P इक्वल टू YAP, Y क्या आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, ए का। इसी तरीके के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 होता है। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आपको अगर एक का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और दूसरे का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के तुरंत मोल फ्रैक्शन फाइंड हो जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब ये ऊपर बात की थी वॉलेटाइल के लिक्विड के लिए। फॉर वॉलेटाइल लिक्विड के लिए एक और फॉर्मूला होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ए, YAP अपॉन प्रेशर P0 जो होता है फुल, उसको प्लस करते हो तो वैल्यू 1 आती है। तो ये भी आपके लिए निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इस पे ये आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और ये कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज करता है। तो इस पे आपको ज़्यादा नहीं, सिंपल इसका फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लीजिए और आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिट होगा। रिलेटिव रोलिंग ऑफ वेपर प्रेशर PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इक्वल टू X है, जो आपका X भी होता है मोल फ्रैक्शन
उसका फॉर्मूला। और टोटल ऑफ एक्स बी जो होता है इसको हम लोग एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी भी लिख सकते हैं। ठीक, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का इलेवेशन, डेल्टा टी बी यूनिप्रोपोर्शनल होता है एम होता है आपका मोलैलिटी। डेल्टा जब यूनिप्रोपोर्शनल हटता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो के बी आता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, ये डायग्राम अच्छे से पढ़ लो क्योंकि डायग्राम पे क्वेश्चन पूछा गया, और आई थिंक लास्ट ईयर जेईई भी एक डायग्राम पे क्वेश्चन पूछा गया था, और जेईई में पूछा गया तो नेक्स्ट आईआईटी वगैरह में भी पूछा जा सकता है। तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लो कि ऊपर वाला आपका सॉल्वेंट होता है और नीचे वाला सोल्यूशन होता है। ठीक है, आपसे यही पूछा गया था जेईई में। डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। के बी जो दिया होता है मोलर बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। एम है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना आता है, नहीं आता है तो मोल कॉन्सेप्ट के अभी लास्ट में मोलैलिटी नॉर्मेलिटी सबके फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो टेंशन ना लीजिए, इसमें आपको सारे क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मिल जाएंगे। अब बात हुई अभी ऊपर बॉइलिंग की, तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे पीछे हो जाए, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे मैंने देखा तो नहीं है कोई क्वेश्चन, लेकिन इसका ग्राफ भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको पता होना चाहिए क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे पूछा गया तो फ्रीजिंग पॉइंट पे भी पूछा जा सकता है। डेल्टा टीबी ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम यानी कि मोलैलिटी के एफ इसमें भी कांस्टेंट आता है फ्रीजिंग कांस्टेंट। के एफ होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और या फिर इसको फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्रेक्शन कांस्टेंट या फिर साइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। एम होता है मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। ये फॉर्मूले छोटे छोटे हैं लेकिन ये आपके लिए इतने प्रॉफिट है क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं से टफनेस नहीं आती क्योंकि फॉर्मूले बच्चे डायरेक्ट याद कर लेते हैं। दिक्कत आती है कि कैलकुलेशन, तो जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी फिजिकल केमिस्ट्री आपकी उतनी ईजी होगी। तो फिजिकल केमिस्ट्री से डरने की कोई जरूरत नहीं, बस कैलकुलेशन अच्छी रखें और फॉर्मूले सभी अच्छे से पढ़ लें ये। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ सभी फॉर्मूले की प्रोवाइड करा दी जाएगी। ऑस्मोटिक प्रेशर द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर को यहाँ पे क्या कहते हैं पाई इज गिवन, पाई इक्वल टू CRT होता है। सी जो आपको दिया होता है सी होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन यानी कि मोलैरिटी, जो आपको दिया हुआ है मोलर कंसंट्रेशन होता है जिसे मोलैरिटी कहते हैं। आर गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी जाती है पेपर में, ठीक, नहीं भी दी जाती होगी तो आगे हम आपको उसकी वैल्यू बता देंगे। वैसे पेपर में आपको वैल्यू दे दी जाती है रेट कांस्टेंट की और टेम्परेचर की, तो इसमें भी आपको केवल फाइंड करना है। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, टू और मोर सोल्यूशन हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, दो या दो से ज्यादा ऐसे सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो अंडर गिवन कंडीशनल आर कॉल्ड आइसोटोनिक। इस कंडीशन को आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ठीक, अगर दोनों का इक्वल हुआ, जैसे आपको दो सोल्यूशन दे दिए और दोनों सोल्यूशन में एक का टेम्परेचर दिया एक का टेम्परेचर नहीं दिया, या एक का कंसंट्रेशन दिया एक का नहीं दिया, तो उसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं पाई 1 इक्वल टू पाई 2, क्योंकि अगर दोनों का इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ तो C1RT इक्वल टू C2RT यानी कि C1 C2 दोनों की कंसंट्रेशन भी इक्वल होगी। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यानी इससे आपको क्या पता चला कि अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो उन दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी। ठीक है, अब आते हैं आगे। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, फॉर डिसोसिएशन, जब बात डिसोसिएशन की होती है तो I बराबर होता है 1 + n-1 अल्फा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वांट ऑफ फैक्टर इसमें भी, और आगे आप पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी वांट ऑफ फैक्टर का रोल आता है, तो वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला पता कर लो, अच्छे से याद कर लो। फॉर डिसोसिएशन I इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात हो तो अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन n-1। फॉर एसोसिएशन, जब एसोसिएशन की बात हो I इक्वल टू 1 + 1/n-1 होल अल्फा। डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा 1 अपॉन n। और ज़्यादातर डिसोसिएशन में ही पूछा जाता है तो आप पहला ही फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, तो बाकी 3 फॉर्मूले इतना नहीं पूछे जाते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए इसमें दे दिए गए। अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव सारे फॉर्मूले एक ही जगह यहाँ पे आपको पढ़ा दिए जा रहे हैं, जितने भी सॉल्यूशन में फॉर्मूले होते हैं आज फिर से उसका हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिलेटिव रोलिंग वेपर प्रेशर का P0 - P अपॉन P0, यानी कि P0 क्या होता है I क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर n सोल्यूट अपॉन n माइनस सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB माइनस I इक्वल टू KB × M। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TB इक्वल टू I
KFM ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू ICRT। ठीक, 2 चैप्टर आपके यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट तो सभी चैप्टर होते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें से थर्मोडायनेमिक्स भी आपके लिए आता है। और इसमें कंफ्यूजन के पार्ट इसमें आते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोथोरिक, एडियाबैटिक, 4 प्रोसेस की बात होती है पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, और आपका थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाता है। और थर्मोडायनेमिक्स से आपकी फिजिक्स में भी है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको हर चीज़ अलग अलग इसमें समझा दी जाएगी। आइसोथर्मल यानी कि डेल्टा जो टी होता है वो कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक, पी बारिक, मान लो बारिक यानी कि भार यानी कि प्रेशर कांस्टेंट होगा। आगे से छोरी मतलब छोरी, और छोरी वी यानी कि वॉल्यूम, और छोरी हमेशा चाहती है कि उसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो, यानी कि मतलब फिगर मेंटेन रखना चाहती है, समझे। तो ऐसे छोरी यानी कि वी यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट। एडियाबैटिक क्यू कांस्टेंट। तो आपको याद करने में इसको आसानी हो जाएगी। आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसको ऐसे और ऐसे दोनों याद कर सकते हैं। डेल्टा डब्ल्यू वर्क बराबर होता है पी इंटू वॉल्यूम, तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये डिफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ हीट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये पूरी मैथमेटिकल फॉर्मूला है। लास्ट में आपको फॉर्मूला ही याद करना है, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए। हीट कैपेसिटी इक्वल टू CT इंटू DT। इन सब के फॉर्मूले मेन है, बाकी थ्योरी लिख दी गई ताकि आप लोग ये ना कहो कि मैम थ्योरी नहीं बताइए, पूरी आपको इसमें सारी फिजिकल केमिस्ट्री अब दे दी गई। इंथैल्पी, डेल्टा एच बराबर होता है यू प्लस पीवी। अब डेल्टा एच इक्वल टू पीवी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, पीवी इक्वल टू डेल्टा NG/RT। पीवी इक्वल टू NRT फॉर्मूला होता है, उसी से यहाँ पे ये लिखा है एंथैल्पी। वर्क डन, आइसोथोरिक प्रोसेस का वॉल्यूम छोरी है यानी कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट। और भाई वॉल्यूम कांस्टेंट तो छोरी काम तो करेगी नहीं, ठीक। तो लड़कियां काम नहीं करती, बहुत मक्कारी करती हैं, मतलब मैं भी लड़की हूँ लेकिन बता रही हूँ। W बराबर 0 यानी कि लड़कियां कोई काम नहीं करेगी, तभी तो उनका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा भाई। वॉल्यूम कांस्टेंट तो इस फॉर्मूले में V0, तो डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल होगा, डेल्टा यू QV के इक्वल प्लस W यानी कि डेल्टा यू इक्वल टू QV। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या 0 था, प्रेशर 0 होगा, तो W बराबर -P एक्सटर्नल V2 - V, ये 0, तो डेल्टा एच इक्वल टू QP। फॉर्मूला केवल वर्क डन का आप याद कर लीजिए, और जो प्रोसेस पूछा उस प्रोसेस में जो 0 होता है उसको 0 करें और बाकी फाइंड कर लें। वर्क डन, आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका वर्क डन थोड़ा टफ होता है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। डेल्टा T और डेल्टा U फॉर एन आइडियल गैस के लिए, जब बात आती है आइडियल गैस के लिए, तो टेम्परेचर और डेल्टा U दोनों 0 होता है। वर्क डन का फॉर्मूला इसमें Q इक्वल टू -W। आपका आइसोथर्मल प्रोसेस 2 टाइप का होता है, पहला रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू -2.303 NRT log P1 अपॉन P2, और इरिवर्सिबल का होता है W इक्वल टू -P एक्सटर्नल NRT अपॉन P2 -NRT अपॉन P1। इसको इतना 3 नाम करके नहीं, सीधा ये पढ़ सकते हो W इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू V, ये पूरा V या V डेल्टा V, ठीक है। वर्क डन फॉर एक्सपेंशन की बात होती है तो P एक्सटर्नल 0 होता है, W 0 होता है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा T 0 होता है, डेल्टा V भी 0 होता है, डेल्टा P भी, यानी कि टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर तीनों 0 होते हैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए। ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होता है, आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकता है। वर्क डन, अगर ग्राफिकल क्वेश्चन आपको पूछा गया, कोई ग्राफ दे दिया हो, जैसे कोई ग्राफ बना के दे दिया हो, ठीक, और ग्राफ में आपसे पूछ रहा हो, ग्राफ में पूछ रहा हो, तो ग्राफ में अगर आप उसका एरिया निकाल लोगे तो वही आपका होता है वर्क डन एडियाबेटिक, Q इक्वल टू D0, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा U W के इक्वल होता है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1। ये सभी फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, अगर इनमें आपको जरा से भी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, अगर आपको इस पर कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। इस पर आपको पूरा डिटेल वीडियो और क्वेश्चन के साथ अपलोड कर दिया जाएगा। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर
ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी डेल्टा एस इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, क्यू रिवर्सल डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब एंट्रोपी आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोछोरिक सबकी अलग होती है। आइसोथर्मल डेल्टा इक्वल टू एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। आइसोबारिक प्रोसेस डेल्टा इक्वल टू एन सी पी एल एन वी टी टू अपॉन टी वन। आइसोछोरिक प्रोसेस डेल्टा एस एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन। और आइसोबेटिक एडियाबेटिक डेल्टा एस इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन एन आर टी वी वन अपॉन वी टू। जब इसको कॉमन ले लेते हैं तो फॉर्मूला ये आसान हो जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी आपको यहाँ भी पढ़ने के लिए मिल रही है थर्मोडायनेमिक्स में, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। डेल्टा जी अगर स्मॉलर देन जीरो तो स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और इक्वल तो इक्विलिब्रियम। पहली लाइन अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको स्पॉन्टेनियस पूछा तो इस फॉर्मूले में आप डायरेक्ट डेल्टा जी को स्मॉल करके कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आपको टेम्परेचर निकालना है, ठीक, और टेम्परेचर में आपको दिक्कत हो रही है, उसने आपको बोल दिया जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है, तो कुछ नहीं करना है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस स्मॉलर देन जीरो करके इसमें आप फॉर्मूला निकाल सकते हो डेल्टा टी की वैल्यू। तो ये बहुत आसान होता है। इससे एक फॉर्मूला भी बनता है कि टी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स की बात आती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ तक आपके 3 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ होते हैं डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी यानी कि क्यू इक्वल टू आई टी फॉर्मूला होता है। आई होता है यहाँ पे एम्पियर आपका करंट। सेकेंड लॉ होता है मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। ये 2 फॉर्मूले होते हैं फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के। अब कंडक्टेंस प्रोपर्टी, कंडक्टेंस फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर ए अपॉन रो एल इक्वल टू के ए अपॉन एल। और ये वाला फॉर्मूला मैंने कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेक्शन में जो पीवाईक्यू का लिया था उसमें मैंने बताया था, तो यही फॉर्मूला यूज हुआ था, ठीक। यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि फॉर्मूला आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। यूनिट होती है ओम इनवर्स। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में क्या इफेक्ट होता है, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा तो लार्ज नंबर ऑफ आयन आर प्रोड्यूस, कंडक्शन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे। स्पेसिफिक कंडक्शन है या फिर कंडक्टिविटी 1 बाय रो आर इक्वल टू जी एल बाय ए, यानी के इक्वल होता है 1 बाय रो के या फिर जी एल बाय ए के। यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या एस क्या होता है, एस क्या होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इफेक्ट क्या होता है, अगर कंडक्टिविटी घटेगी तो नंबर ऑफ आयन पर सेंटीमीटर क्यूब घटेंगे। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है के इंटू वी या फिर के इंटू 100 अपॉन एम होता है यहाँ पे मोलैरिटी। यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इफेक्ट डाइल्यूशन में इफेक्ट क्या होता है, अगर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी ड्यू टू लार्ज तो इंक्रीज इन वी यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एम एट इन्फिनाइट सोल्यूशन, जब इन्फिनाइट सोल्यूशन की बात आती है तब क्या होता है, डबे हकल ऑनस्कर इक्वेशन डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा एम नॉट माइनस ए सी हाफ। इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन जेई पे पूछा गया है, और आई थिंक लास्ट ईयर या फिर उसके पिछले लास्ट ईयर में नेक्स्ट में भी इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात होती है तो डेल्टा एम नॉट कैन बी फाउंड फ्रॉम इंटरसेप्ट। देखिए इसमें आपको समझ सकते हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ऐसे ऊपर से आता है और नीचे एकदम कम हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रेट होता है हमेशा, तो अगर ऐसा कोई भी डायग्राम दिया हो तो आपको पता चल सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रेट होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट ऊपर से आते हुए नीचे घटता है। खुशराव लॉ फॉर डेल्टा एक्स बी इक्वेशन दी होती है, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इन्फिनाइट इक्वल टू एक्स लेमडा इन्फिनाइट एम इतना। एक्स और वाई होता है स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एनायन, एक्स होता है स्टोसियोमेट्रिक कांस्टेंट ऑफ कैटायन। एप्लीकेशन ऑफ कोलास लॉ या खुशराव लॉ जो बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलिसिस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा डेल्टा एम सी मोलर कंडक्टेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सी, डेल्टा एम नॉट जो होता है वो मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट डाइल्यूशन या फिर जीरो कंसेंट्रेशन। नस्ट इक्वेशन में भी कल एक क्वेश्चन करवाया गया था, और नस्ट इक्वेशन पे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। नस्ट इक्वेशन सिंपल फॉर्मूला होता है डेल्टा ई सेल इक्वल टू डेल्टा ई नॉट सेल
2.303 RT/NF.log/Q। अभी इस वैल्यू को पूरा 2.303 RT/F ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। इस पूरा वैल्यू अगर कांस्टेंट टेम्परेचर 298 है तो इस पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको वैसे तो टेम्परेचर 298 पे ही पूछा जाता है। अगर आपको टेम्परेचर 298 केल्विन के अलावा दिया तो भी पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो नीचे वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। आगे केमिकल इक्विलिब्रियम, 4 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, पर ये थोड़ा बच्चों को टफनेस में लगता है इक्विलिब्रियम चैप्टर, बट इतना होता नहीं है अगर आपने अच्छे से इसको समझ लिया। फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है। अब इसमें कांस्टेंट निकालते क्या, कैसे, केसी एक्स, कैपिटल एक्स, और उस जो कैपिटल एक्स है उसके ऊपर जो आगे कोफिशिएंट है वो उसके पावर में जाता है। फॉर्मूला केसी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी जब प्रेशर की बात होती है तब भी यही फॉर्मूला लगता है, बस जैसे यहाँ पे ए था और यहाँ पी आ गया है। केपी इज टू केसी आरटी डेल्टा एन जी, ये फॉर्मूला होता है। जब भी अगर केपी दिया हुआ केसी पूछे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर केपी दिया केसी पूछे तब भी, और केपी केसी दोनों दिया हुआ डेल्टा एन जी पूछे तब भी। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तीनों में से कुछ भी एक दिया और एक निकालना हो तो ये लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रॉपर्टी पे फॉर्मूले मतलब बहुत अच्छे से पूछे जा सकते हैं क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी आपको एक इक्वेशन दी हुई और अगर इस इक्वेशन को हमने पलट दिया यानी कि सी प्लस डी पहले लिख दिया, और जैसे यहाँ पे ए प्लस बी की रिएक्शन करवा के सी प्लस डी बनाते हैं, लेकिन यही उल्टा सी प्लस डी की रिएक्शन करवा के ए प्लस बी बनाएंगे तो जो पहले वाले का कांस्टेंट होगा वो दूसरे वाले कांस्टेंट के 1/k के इक्वल होगा। दूसरी कंडीशन होती है यहाँ पे, अगर इस पर कोई भी पावर कोई नंबर लिखे जाए, जैसे n2 है, n2 के आगे हमने 1/2 कोफिशिएंट लगाया, सबसे 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/√2 आएगा, मतलब उतनी ही पावर से यहाँ पे उतनी ही पावर लगा देंगे पहले वाले कांस्टेंट में। जितना यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही यहाँ पे पावर लगा देंगे। प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, 3 इक्विलिब्रियम दिए हुए हैं और अगर 3 में से 2 से इन दोनों ए का बी बना, बी से सी बना, अब ए से सी बनाना है तो दोनों के कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी थर्ड वाले का कांस्टेंट आ जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल, डिफिनेशन वगैरह आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है, टाइम कम है और पढ़ना ज़्यादा है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल टेकन, परसेंटेज डिसोसिएशन अल्फा इक्वल इंटू 100। आती है अब आयनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के 2 पार्ट होते हैं, पहला केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा आयनिक। आयनिक इक्विलिब्रियम में काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं तो इसके फॉर्मूले आपको अच्छे से पढ़ने चाहिए, और आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा टफ होता है केमिकल इक्विलिब्रियम से। पहला फॉर्मूला आता है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन का। ऑसवाल्ड एक, आप जब आगे आओगे पढ़ोगे ब्लॉक केमिस्ट्री, तो ब्लॉक केमिस्ट्री में ऑसवाल्ड रिएक्शन होती है। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है के के लिए सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। फॉर्मूले आप यहाँ पढ़ लेंगे पूरे। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW/H+OH- वैलिड एट टेम्परेचर, वैलिड टेम्परेचर जब टेम्परेचर वैलिड जब 25 डिग्री हो, ये सभी। KWPH + POH यानी कि pH होता है एसिडिक के लिए, POH होता है बेसिक के लिए, इक्वल टू 40। पीएच कैलकुलेशन के फॉर्मूले सभी अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि पीएच कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो पीएच कैलकुलेशन के सभी फॉर्मूले एक ही जगह लिख दिए गए हैं। पीएच कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट आयन जो दिया हुआ है ये सभी आप पढ़ लीजिएगा। साल्ट एनालिसिस के फॉर्मूले, अगर आपको दिया हुआ जो साल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड SB स्ट्रॉन्ग बेस का हो तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, उसका pH 7 होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है। कौन सा होता है? कैटायनिक। और फॉर्मूला लगता है ये 0.5 के pKw - pKb - log C। इसी तरीके के लिए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हो तो एनायनिक, और वीक बेस और वीक एसिड दोनों तो बोथ कैटायनिक या एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, उसका फॉर्मूला ये होगा। बफर सोल्यूशन विच रेजिस्टेंस चेंज इन pH ऑन डाइल्यूशन और विच विथ द एडिशनल ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड और एल्कली। एसिडिक बफर सोल्यूशन के लिए वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, इसका जो एसिड होगा वो वीक होगा और जो साल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा।
तो वो एसिड बफर होगा। और सेम उसी तरीके का उल्टा होता है बेसिक बफर में। इसका बेसिक बफर होगा तो बेस वीक होगा और जो साल्ट स्ट्रांग होगा वो स्ट्रांग बेस होगा। स्ट्रांग बेस नहीं, यहाँ पे स्ट्रांग बेस नहीं, स्ट्रांग एसिड होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ स्ट्रांग बेस नहीं, स्ट्रांग एसिड होगा। पीएच स्मॉलर देन 7 होगा एसिडिक का, और पीएच ग्रेटर देन 7 होगा बेसिक का। और CH3CO HCl यानी रिएक्शन कराते हैं, ये एसिडिक होता है और इसका एसिडिक बेसिक कंपाउंड बनता है। और दोनों में फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए साथ में लिखे हुए हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ साल्ट ऑफ द टाइप ऑफ AXBY KSP इक्वल टू X, इतना ये होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लास्ट में KSP जो भी वैल्यू दी होती है उसकी पावर लग जाती है SP की। कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन KSP solubility product at equilibrium concentration। QSP होता है आयनिक प्रोडक्ट एट एनी कंसंट्रेशन। अगर QSP ग्रेटर देन KSP है तो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर KSP ग्रेटर देन QSP है तो मोर साल्ट विल डिजोल्व, तो साल्ट है वो ज़्यादा डिजोल्व होगा। अगर इक्वल है तो ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, आई थिंक इसके बाद एक चैप्टर ही बचा है आपका मोल कॉन्सेप्ट। बाकी यहाँ तक कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री के सभी चैप्टर हो चुके हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री की जैसे अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन का वीडियो हमने बना दिया तो आप उसको जाके अच्छे से देख सकते हैं। और भी बच्चों अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्लॉक केमिस्ट्री के पूरे रिएक्शंस चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें, आपके लिए उसके लिए भी पूरे वीडियो ला दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। पहला आता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल ऑफ फ्रिक्वेंसी। जो प्रोटॉन की एनर्जी होती है वो न्यू प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी। यहाँ V का मतलब वॉल्यूम नहीं है, V का मतलब फ्रिक्वेंसी, तो इसको अच्छे से पढ़ लें। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय H। ठीक, जो ये कांस्टेंट हटता है तो ये H आ जाता है, E इक्वल टू HV। H होता है प्लैंक कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है E बराबर SC अपॉन लैम्डा। V फ्रिक्वेंसी बराबर होता है C अपॉन लैम्डा, तो फॉर्मूला बनता है E बराबर SC अपॉन लैम्डा। C होता है स्पीड, लैम्डा होता है वेवलेंथ और H होता है प्लैंक कांस्टेंट। बोहर एटॉमिक मॉडल, टोटल एनर्जी En इक्वल टू -13.6 इंटू Z² अपॉन n² EV बाय एटम। पोटेंशियल एनर्जी होती है UN इक्वल टू -27.2 इंटू Z² बाय n²। काइनेटिक एनर्जी की 13.6 इंटू Z² बाय n² EV बाय एटम। ये तीनों फॉर्मूले एनर्जी के हैं। आपके सभी फॉर्मूले एक ही जगह लिख दिए हैं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो पढ़ते समय। एटॉमिक मॉडल में आगे रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिटल डेल्टा n इक्वल टू 0.529 इंटू n² बाय z। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल Vn इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z बाय n। फ्रिक्वेंसी रिवोल्यूशन पर सेकेंड F इक्वल टू V बाय 2πr इक्वल टू 0.657 इंटू 10⁻16 z² बाय n³। टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन के लिए होता है 2πrv। इतना सारा दिया है, पूछते वो केवल फ्रिक्वेंसी का ही है, पढ़ लीजिएगा आप सभी। रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर्मूला 1/λ इक्वल टू V जो 1 होता है ये आपका होता है इक्वल टू R² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। R होता है, R की वैल्यू 1.0969 इंटू 10⁻7। ये आपको क्वेश्चन में दी होती है लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। Z है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, N1 लोअर एनर्जी, N2 हायर एनर्जी। आगे रेडबर्ग स्पेक्ट्रम, इस स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लाइमन सीरीज पहली होती है वो अल्ट्रावायलेट होती है, ये पता होना चाहिए, ये पूछे गए क्वेश्चन। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट, बामर सीरीज विजुअल, पार्सन सीरीज इंट्राफेरेट, ब्लैकेट, बाकी सब इंटरफेरेट में ही आते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट ऐसे कभी कभी बामर सीरीज ना देखे ऐसे बोल देता है कि आपका एक है वो विजुअल में और दूसरा अल्ट्रावायलेट में, तो आपको पता होना चाहिए अल्ट्रावायलेट में लाइमर आता है और विजुअल में बामर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन निकालने के लिए फॉर्मूला 2 होते हैं, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा n प्लस 1/2 और डेल्टा n होता है n2 माइनस n1। या फिर इसका एक फॉर्मूला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NC2। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा। ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का HV इक्वल टू HV0 प्लस हाफ mv²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल टू HV माइनस HV0। V0 होता है आपका जो एनर्जी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, V0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस,
लेमडा इक्वल टू एच बाय एम वी, या फिर एम वी पी भी लिख सकते हैं। पी होता है मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम इंटू वी, एम मास और वी आपकी वेलोसिटी होता है, जहाँ एम क्या है मास ऑफ पार्टिकल, वी वेलोसिटी, पी मोमेंटम। एम पता है ना मास है, एच प्लांक कांस्टेंट है, लैम्डा है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अब इसमें हाइपोथेसिस आते हैं, आपको कोई क्वेश्चन दे दिया इसमें जैसे दो एन इक्वल टू दो, तीन जगह तीन लाइन बाहर निकली, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, एम वी इक्वल टू एन एस अपॉन 2 पाई, ये फॉर्मूला लगता है। एम वी मोमेंटम होता है और लास्ट में फॉर्मूला 2 पाई आर इक्वल टू एन एस आता है, और उस पर फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, डिग्री डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अब आती है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी इक्वल टू एच बाई पी। हेयर एम यहाँ भी मास होता है, वी वेलोसिटी होती है, पी मोमेंटम होता है। हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा एस डॉट एम डेल्टा वी डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। पी मोमेंटम होता है, पी की जगह एम वी लिख सकते हैं, एक्स होता है अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, वी होता है वेलोसिटी। नोट्स, फॉर्मूलों के साथ साथ यहाँ पे आपको थ्योरी भी बताई गई ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड नोड। रेडिकल नोड जो होते हैं वो n माइनस एल, ये 1 नहीं है, l है, n माइनस एल माइनस 1, और एंगुलर नोड होते हैं l केवल। तो यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नोड होता है जो n यानी कि नंबर्स पे डिपेंड नहीं करता, तो एंगुलर नोड। टोटल नंबर ऑफ नोड्स लेटकर नोड्स प्लस एंगुलर नोड होते हैं n-1। मोल एंड रिडॉक्स रिएक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री का आखिरी और इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरा बेसिक होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। अगर ये अच्छे से आ गया तो सॉल्यूशन चैप्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोलैरिटी वगैरह निकालने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो भाई बेसिक आ गया, और इसके फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से समझ के जाना। सबसे पहले समझते हैं मोल्स। मोल्स क्या होता है, ये सबसे बेसिक होता है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास, जो मास दिया होता है, और मोलर मास, जो कंपाउंड का मोलर मास होता है। नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम गिवन एट एसटीपी 22.4 लीटर, ये गैस के लिए यूज होता है। H2 गैस है, क्लोरीन है, जो गैसेस होती है उसके लिए लास्ट वाला फॉर्मूला यूज होता है। POAC प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक KClO3 टेंस टू KClO2। अगर इसको निकालना है फॉर्मूला जैसे K का, K पोटेशियम 1 इंटू मोल ऑफ KClO3 जितना उसका मोल इंटू इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ KCl, यानी कि इसका और इसका जो होता है वो इक्वल होगा POAC। कंसंट्रेशन टर्म बाय परसेंट बाय मास, मास बाय मास का होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, परसेंटेज ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन x इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, पार्ट्स पर मिलियंस ppm, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10 की पावर 6, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, ये भी लिख सकते हैं ppm। ये बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है कंसंट्रेशन की। अब आते हैं कंसंट्रेशन टर्म के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, मोलैरिटी और मोलैरिटी। दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, और भाई मोलैरिटी तो आपने पीछे देख ली ना, थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज हुई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज हुई, सॉल्यूशन में भी यूज हुई, तो मोलैरिटी का अपना ही बोलबाला है। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अंतर इतना है, दोनों में ऊपर सेम है, मोलैरिटी में वॉल्यूम होता है मोलैरिटी में, और मोलैरिटी में मास होता है। डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग, on adding solvent or in a solution, dilution m mass into volume final is equal to mass initial into volume initial। mixing of two solution same solute, अगर ये तो मास फाइनल यानी कि दो मास और वॉल्यूम मिलाए जा रहे तो मास फाइनल इंटू वॉल्यूम फाइनल इक्वल टू मास 1 v1 प्लस मास 2 v2। एंड फैक्टर एसिड होता है नंबर ऑफ रिप्रेजेंट H प्लस आयन पर एसिड मॉलिक्यूल, वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर भी बोलते हैं। बेसिस होता है नंबर ऑफ रिप्रेजेंट जितने OH माइनस, साल्ट होता है टोटल कैटानिक या एनानिक प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ साल्ट,
एन फैक्टर पढ़ लो अच्छे से, कंफ्यूजन होती है। कैटायन एनायन होता है चार्ज ऑफ एनायन आयन। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इट स्टार्ट दैट इन एनी केमिकल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी सेम, 2a + 3b टेंस टू 4c, इक्विवेलेंट ऑफ a इक्विवेलेंट ऑफ b इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ c। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू होता है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आपने अभी ऊपर पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेकंड लॉ, ठीक है, वहां पे इक्विवेलेंट की बात हुई थी, इक्विवेलेंट कंपाउंड की। तो यहाँ पे आपको बता दें इक्विवेलेंट क्या होता है। इक्विवेलेंट ऑफ कंपाउंड ए मास से, मास ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, इक्विवेलेंट मास ऑफ मोलर मास ऑफ ए, वैलेंसी फैक्टर ऑफ एन। नॉर्मेलिटी, जैसे मोलैरिटी होता है उसी तरीके आता है नॉर्मेलिटी। एन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एन इक्वल टू, इसका सेकंड फॉर्मूला होता है W × 100 E × V। एन नॉर्मेलिटी को निकालने के लिए मोलैरिटी से भी निकाला जाता है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। और यहाँ तक आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के सभी फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। और इसी तरीके के लिए और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।